गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा छठी हिंदी प्रथम का पाठ 2 गुलेलबाज लड़का, जो कहानी हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, आज की कक्षा में हम इसके एनिमेटेड वीडियो और बुक की पीडीएफ को रीड करेंगे। एनिमेटेड वीडियो दिखाने का उद्देश्य है कि कहानी को हम एक बार से वापस से रिवीजन कर ले, ताकि हमें कहानी का मूल उद्देश्य समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं हम एनिमेटेड वीडियो। लेखक छठी कक्षा में थे तब उनका एक सहपाठी था, बोधराज। वह बहुत कठोर हृदय का था। उसके हाथ में हर समय एक गुलेल रहती थी और वह अपने अचूक निशाने और क्रूरता के कारण अबोध पक्षियों को अपना निशाना बनाया करता था। निशाना लगाकर उनके घोंसले तितर बितर कर देना तथा पेड़ पर चढ़कर उनके अंडे उतार लाना तथा उनको तोड़ फोड़ डालना जैसी क्रूरता उस जालिम लड़के का शौक थी। उसे दूसरों को कष्ट देने वाले खेल ही पसंद थे। इसी कारण उसकी माँ तक उसे राक्षस कहा करती थी। लेखक के पिताजी की तरक्की होने पर मिले बड़े घर में, जहाँ खूब पेड़ पौधे थे, वहाँ आसानी से शिकार मिल जाने के कारण बोधराज को वहाँ आना अच्छा लगता था। किंतु उसका आना लेखक की माँ को बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे भी उसे राक्षस कहा करती थीं और उसके साथ लेखक का जाना उन्हें पसंद नहीं था। किंतु और कोई साथी न होने के कारण वे लेखक को यह सोचकर उसके साथ जाने देती थीं कि वह घर पर अकेला रहकर क्या करेगा। एक दिन उन्होंने ही लेखक से उसे गोदाम में ले जाकर पक्षियों के घोंसले हटाने का काम सौंपा, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह काम वह आसानी से कर लेगा। उन्होंने लेखक के प्रश्न पर लेखक को यह समझाया भी कि वे उसे पक्षियों को मारने नहीं भेज रही हैं, बल्कि उसे केवल उनके घोंसले हटाने के लिए कह रही हैं। किंतु गोदाम में जाने के बाद जैसे ही बोधराज ने मैना का घोंसला देखा, जिसमें मैना के बच्चों की पीली पीली चोंचें दिखाई दे रही थीं, वैसे ही उसने गुलेल संभाल ली और जब तक लेखक उसे रोके तब तक उसने कंकड़ छोड़ दिया। ऐसा उसने 2 बार किया, पर कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसका कंकड़ उनको नहीं लगा और तीसरी बार निशाना लगाने से पहले ही उसे रोशनदान के सींगचे पर एक चील बैठी दिखाई दी। लेखक ने सोचा कि चील अपने घोंसले में लौटी होगी और वह घोंसला चील का ही होगा। किंतु बोधराज ने बताया कि यह घोंसला मैना का ही है, यहाँ चील का घोंसला नहीं है। यह चील तो यहाँ शिकार के लिए आती होगी। यह सुनकर लेखक को समझ में आ गया कि आए दिन कमरे के फर्श पर पंख और मांस के लोथड़े क्यों पड़े रहते थे। चील को मैना के बच्चों का शिकार करने आया देख जालिम बोधराज का हृदय बदल गया और उसने मैना के बच्चों को चील से बचाने के लिए चील पर कंकड़ चला दिया। किंतु कंकड़ छत पर लगा और चील उन्हें घूरने लगी। लेखक ने डरकर वहां से चलने के लिए कहा, किंतु बोधराज ने कहा कि यदि वे चले गए तो चील मैना के बच्चों को खा जाएगी। यह वाक्य बोधराज के मुंह से सुनकर लेखक को आश्चर्य हुआ। मैना का घोंसला तोड़ने आई बोधराज का मन परिस्थितियों ने पूरी तरह बदल दिया था। उसने चील पर गुलेल चलाने की जिम्मेदारी लेखक को सौंपी और मेज व कुर्सी लाकर चील से मैना के बच्चों को बचाते हुए घोंसले को उतार लाया और उसे गोदाम से निकालकर गैराज की दीवार के छोटे झरोखे में रख दिया, जहाँ चील नहीं आ सकती थी। इसके बाद उसने बच्चों को छुए बिना उन्हें पानी पिलाया और लेखक को भी उन्हें नहीं छूने दिया। शायद वह जानता था कि उन्हें छू लेने पर उनके माता पिता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अगले दिन वह गुलेल व कंकड़ की जगह मैना के बच्चों को खिलाने के लिए दाने लेकर आया और लेखक और बोधराज उन्हें दाना खिलाते हुए उनके करतब देखते रहे। तो बच्चों, आपने देखा एनिमेटेड वीडियो
उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आया होगा और अपना चैप्टर भी रिवाइज हो गया है। तो आइए हम देखते हैं इसकी पीडीएफ। पीडीएफ को रीड करते हैं। देखिए, गुलेलबाज लड़का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रोतलेख। जालिम, राक्षस, तरक्की, सहपाठी, निशाना, निरीह, घोंसले, मटर गश्ती। नेक्स्ट देखिए शब्दार्थ। जालिम, क्रूर, निर्दयी। राक्षस, असुर, दैत्य। गोदाम, जहां सामान एकत्रित कर रखा जाता है। निरीह, बेबस, मटर गश्ती, मौज मस्ती। निश्चेष्ट, बिना हिले या स्थिर। संतुलन, दो वस्तुओं में समानता होना। चुग्गा, चिड़ियों का दाना। शहतीर, छत को अपने ऊपर संभालने वाला डंडा। गुलेल, लकड़ी का शस्त्र जो पक्षियों को मारने में प्रयोग किया जाता है। रोशनदान, वातायन यानी हवा के लिए बनाई गई छोटी खिड़की। नेक्स्ट देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। बोधराज तथा बालक का क्या संबंध है? बोधराज तथा लेखक सहपाठी है। बोधराज को गुलेलबाज क्यों कहा है? बोधराज के हाथ में दिन भर गुलेल रहती थी, इसलिए बोधराज को गुलेलबाज कहा है। लेखक की मां बोधराज को क्या कहती थी? लेखक की मां बोधराज को राक्षस कहती थी। बोधराज गुलेल से क्या करता था? बोधराज गुलेल से चिड़ियों को मारता था, वह उनके घोंसले तोड़ता था, उनके अंडे निकाल लाता, वह उन्हें तोड़ देता था। लेखक की मां बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी? लेखक की मां चाहती थी कि उनके मैदान में टूटे रोशनदान में मैना का एक घोंसला था, जिससे वहां गंदगी रहती थी। वह बोधराज से इस घोंसले को साफ करवाना चाहती थी। दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था? दूसरे दिन जब बोधराज आया तो न उसके हाथ में गुलेल थी और न ही जेब में कंकड़, बल्कि उसकी जेब में मैना के बच्चों के लिए बहुत सा चुग्गा भरा हुआ था। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे? गोदाम में एक चील मैना के घोंसले पर टकटकी लगाए रखती थी और मौका पाकर वह चील घोंसले पर झपट्टा मार डालती थी और मैना के बच्चे को मार डालती थी। इस कारण गोदाम में जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। लेखक व बोधराज गोदाम में किस इरादे से गए थे? लेखक व बोधराज गोदाम में मां के कहने पर मैना व कबूतर का घोंसला हटाने के लिए गए थे। बोधराज ने मैना के बच्चों को कैसे बचाया? बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया, फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। इस प्रकार बोधराज ने मैना के बच्चों को बचाया। अब देखते हैं हम दीर्घ प्रश्नोत्तर। बोधराज ने लेखक से क्यों कहा कि वह मैना के बच्चों को न छुए? मैना के बच्चे काफी डरे हुए थे। बोधराज घोंसले के अंदर झांकते हुए लेखक को पानी लाने के लिए कहता है। जब लेखक पानी लेकर आया तो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। बोधराज का हृदय परिवर्तित क्यों हुआ? बोधराज बहुत ही शरारती था। वह अपनी गुल्ली से पक्षियों के घोंसले गिरा देता था और पक्षियों के अंडे फोड़ देता था। एक बार लेखक की मां ने बोधराज को पक्षियों के घोंसले हटाने के लिए बुलाया। बोधराज कमरे की हालत देखकर समझ गया कि चील मैना के बच्चों को मार डालती है। उसके मन में दया की भावना आ गई और उसने चील के चंगुल से मैना के नन्हे नन्हे बच्चों को बचाया, उसे पानी पिलाया और चुग्गा भी खिलाया। इस प्रकार बोधराज का हृदय परिवर्तित हो गया।
अब देखिए एक संवाद पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो यहाँ से निकल चले। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। पहला संवाद किसने किससे कहा? ये बात है ना, चलो यहाँ से निकल चले, किसने कहा? लेखक ने कहा। और किससे कहा? बोधराज से। वह कहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं? वे लोग गोदाम से निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चील उन पर झपट पड़ती। उसे अपनी बात का उत्तर सुनकर अटपटा क्यों लगा? क्योंकि बोधराज हमेशा पक्षियों को मारता रहता था, इसलिए ऐसा उत्तर सुनकर उसे अटपटा लगा। दोनों ने बच्चों के साथ क्या किया? बच्चों को गैराज से निकालकर बच्चों को गोदाम से निकालकर गैराज में ले आए। यहाँ पर आप निकालना गोदाम। बच्चों को गोदाम से निकालकर गैराज में ले आए और उन्हें पानी पिलाया। देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर हमें बोधराज के स्वभाव से मेल खाने वाली चीजों पर राइट का निशान लगाना है। वह बुद्धिमान था? नहीं। वह बहुत जालिम था? राइट। वह बहुत साहसी था? राइट। वह अच्छा निशानेबाज था? राइट। वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था? रॉन्ग। पक्षियों के बारे में उसे अच्छा ज्ञान था? राइट। उसके सहपाठी उसके मित्र बनना चाहते थे? रॉन्ग। उसके मन में करुणा छिपी थी? राइट। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा था, क्या था? गोदाम। वह बड़े चाव से छत के नीचे के घोंसले की ओर देख रहा था। किसके घोंसले की ओर देख रहा था? मैना। तभी बोधराज ने निशाना पर बांध दिया। किस पर बांध दिया? चील पर। वह जेब में बहुत सा भरकर लाया था। क्या भरकर लाया था? चुग्गा। गोदाम से निकलकर हम में आ गए। किस में आ गए? गैराज। निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो यहाँ से निकल चले, ये वाला हमने अपनी बुक की कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में पढ़ लिया था, और शब्द में और वाक्यों में और मेरे विचार से प्रश्नोत्तरों का अध्ययन भी हमने कर लिया था। अब देखें भाषा और व्याकरण। यहाँ पर कुछ पक्षियों की बोली दी गई है, हमें उनको मिलाना है। तोता टें टें, कौवा काव काव, चिड़िया ची ची, कोयल कुहू कुहू, मुर्गा कुकड़ू कु। नेक्स्ट देखिए उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है। बोधराज सहपाठी था मेरा, सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती, जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता चैन नहीं मिलता। शायद उसे मालूम हो गया था कि यहाँ अच्छा शिकार मिलेगा। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली। अब यहाँ देखिए नीचे हमें निरुपसर्ग से कुछ हमें शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए नीह प्लस भय तो निर्भय, नीह प्लस मोह निर्मोह, नीह प्लस मल निर्मल, नीह प्लस दोष निर्दोष। देखिए नीह में नियमानुसार विसर्ग जहां पर होता है वहां पर रै शय या शय में बदल जाता है, तो यहाँ पर हमारे जो विसर्ग है वो रै में बदल रहा है। इन विराम चिन्हों के नाम लिखिए और नीचे दिए गए वाक्यों में इनका उचित प्रयोग कीजिए। ये कोमा है, जिसको इंग्लिश में हम कोमा बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। ये पूर्ण विराम है। ये उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कोमास यानी उद्धरण चिन्ह, और ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादि बोधक। देखिए चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी। तो चील को मत छेड़ो के बाद में छोटा सा हमारे पास कोमा आएगा, वह तुम पर झपटेगी, इसको डबल इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देंगे और सिंगल कोमा लगाएंगे। वो मैंने बोधराज से कहा, कहा के बाद पूर्ण विराम। अब किसी की बात कही हुई को हम एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने यानी लेखक ने बोधराज से जो बात कही है उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमास में बंद करके लास्ट में हम पूर्ण विराम लगा देंगे। और ये वह, तो वह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है हमें यहाँ पर। अंत में बोधराज ने चील से मैना के बच्चों को बचा ही लिया, पूर्ण विराम लगेगा। तो इस प्रकार हमारी एनिमेटेड वीडियो कंप्लीट होती है, बुक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, प्रश्नोत्तर को भी हमने पढ़ लिया। अब आपको ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, समझें और अपनी हिंदी विषय की अध्यापिका को उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।